और मेरा पहले से ऐसा था कि लास्ट के 5-6 महीने पढ़ूंगा और एक आधा प्राइवेट कॉलेज ले लूंगा, इसलिए फिर मैंने लेट फरवरी में स्टार्ट किया था। और मतलब मुझे आज भी याद है कि मैं देखता था कि जो लास्ट ईयर के जो गैप राउंड है उनमें देखता था कि मिनिमम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे कि एक प्राइवेट कॉलेज में मैं सीट ले पाऊँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा या नहीं वो भी मेरे को मतलब गारंटी नहीं थी, लेकिन एग्जाम के 1 महीने तक मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुझे 300 के अराउंड तो मेरा स्कोर जरूर आ जाएगा। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुनील सखाराम वल्टे। इन्होंने अपना यूजी केवीटीआर आयुर्वेद कॉलेज धुले से पूरा किया है और इस साल एआईए पीएचडी में ऑल इंडिया रैंक 131 ला के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में पीडियाट्रिक्स की सीट हासिल की है। सुनील, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू सो मच टू डॉक्टर अजित पाटिल सर एंड आयुर गाइड टीम। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो सबका श्रेय मैं डॉक्टर अजित पाटिल सर और आयुर गाइड टीम को ही देना चाहूंगा। जी। अच्छा सुनील, सबसे पहले हमें अपने एआई पीएचडी जोड़ने के बारे में बताना चाहेंगे कि आपने तैयारी कब शुरू की थी और शुरुआत कैसे हुई थी इसकी। जी मैम। मैंने मेरे एआईपीजीटी प्रिपरेशन की शुरुआत जो है वो फरवरी 2025 में की थी। लेट इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मेरी जो इंटर्नशिप है कॉलेज की वो अप्रैल 2024 में शुरू हुई थी, जिसमें कि मैंने पहले 6 मंथ में कॉलेज लिया था, उसके बाद 3 महीने सिविल लिया था और उसके बाद लास्ट के 3 महीने में पीएससी लिया था। और जब सिविल और कॉलेज की इंटर्नशिप चालू थी तो उसके साथ साथ मैं जॉब भी करता था, तो इसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता था, और टाइम मिलता भी था तो वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि उसमें पढ़ पाऊँ। और मेरा पहले से ऐसा था कि लास्ट के 5-6 महीने पढ़ूंगा और एक आधा प्राइवेट कॉलेज ले लूंगा, इसलिए फिर मैंने लेट फरवरी में स्टार्ट किया था। और जब स्टार्ट किया था मैम तब मतलब मुझे आज भी याद है कि मैं देखता था कि जो लास्ट ईयर के जो कैप राउंड है उनमें देखता था कि मिनिमम कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे कि एक प्राइवेट कॉलेज में मैं सीट ले पाऊँ। इस तरह से मैम मेरी शुरुआत हुई थी। जी, दैट्स सो इंटरेस्टिंग कि आपने अपनी पीजी की शुरुआत ऐसे की थी कि कोई प्राइवेट कॉलेज में जो मिनिमम कैप है मेरा बस वहां तक मार्क्स आ जाए, आई एम हैप्पी। एंड आज आपने जी मैम। प्रिपरेशन का लेवल आपका ऐसा हुआ कि आपने सीधा अय्या में पीडियाट्रिक्स की सीट हासिल कर ली है। दैट्स अ रियली बिग चेंज यू हैव डन एक्चुअली। अच्छा सुनील, अगर कोई स्टूडेंट लेट स्टार्ट करता है जैसे कि आपने स्टार्ट किया था, तो क्या वो एआई पीएचडी स्टिल क्रैक कर सकता है? ऐसे स्टूडेंट के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जरूर मैम, अगर कोई स्टूडेंट लेट भी स्टार्ट कर रहा है लेकिन वो उसका 100% डेडिकेशन दे रहा है, एक प्रॉपर टाइम टेबल अगर वो फॉलो करता है और सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ता है, तो जरूर उसका अच्छा रैंक एपीजीटी में आ सकता है। इसके बहुत से एग्जाम्पल भी है, जैसे कि मेरे साथ ही मेरा एक दोस्त था रामेश्वर जादव। उसने बस 3-4 महीने ही पढ़ के उसका 456 रैंक आया है और उसने एक अच्छी सीट हासिल की है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मिनिमम 5-6 महीने भी अगर कोई अच्छे से पढ़ता है तो 200 के अंदर तक तो उसकी रैंक आ ही सकती है। और जो स्टूडेंट लेट स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि मतलब अब इतना टाइम तो आपके पास नहीं है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर पाओ, जैसे कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ पाओ। लेकिन जो भी सिलेबस है या संहिता और सब्जेक्ट है वो सबका आपको बेसिक और आईएमपी पार्ट तो भी कवर करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। जैसे कि सर भी डालते रहते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उनका एनालिसिस करना चाहिए, जिससे कि पता चले कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो आईएमपी टॉपिक्स है उनको पहले कवर करना चाहिए। और एक क्वेश्चन रहता है जो लेट स्टार्ट कर रहे हैं उनका कि ऑडियो सुनने की नहीं सुने या खुद से पढ़े, या फिर संहिता से पढ़े या नोट से पढ़े। तो उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आपको ऑडियो ही सुनने चाहिए, एटलीस्ट चरक और सुश्रुत के लिए तो भी ऑडियो सुनने चाहिए। क्योंकि आप अगर खुद से पढ़ने जाओगे तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो आपको नहीं समझेगा। और ऑडियो का और एक फायदा ये होता है कि मतलब उसके साथ साथ सर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बहुत बताते हैं, तो चरक सुश्रुत के ऑडियो करते टाइम आपके अदर सब्जेक्ट का भी इनडायरेक्टली बहुत सा पार्ट कवर होते रहता है। और संहिता से पढ़ना चाहिए या नोट से पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि संहिता चरक और सुश्रुत का जो आईएमपी जो स्थान से उनके लिए तो भी संहिता से ही पढ़ना चाहिए। संहिता से पढ़ने का एक फायदा ये होता है कि मतलब एक तो कंटेंट ज्यादा होता है संहिता में, और उसमें से अगर आप 70 to 80% भी अगर रिटेन कर पा रहे हो तो भी सफिशियंट होता है। लेकिन अगर आप वही नोट से पढ़ने जाओगे तो एक तो उसमें कंटेंट कम होता है, उसमें से भी आपको रिटर्न कम होगा। तो इसलिए आपको संहिता से ही पढ़ना चाहिए। और संहिता से पढ़ने से थोड़ा फोटोग्राफिक मेमोरी भी डेवलप होता रहता है कि इस पेज पे ये देखा था मैंने, इस पेज पे ये था।
इस तरह से फिर सहीता से पढ़ना चाहिए। और ऑडियो तो मस्ट है, ऑडियो सुनने ही चाहिए, चरक सुश्रुत के तो भी सुनने ही चाहिए। जी, जान के बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई स्टूडेंट बहुत लेट स्टार्ट कर रहा है तो भी वो 200 के अंदर एक अच्छा रैंक ला सकता है। जैसे आपने एग्जांपल भी शेयर किया कि आपके दोस्तों ने भी किया है, तो आई थिंक इट इज वेरी मच पॉसिबल। और जैसे आपने बोला कि हमें ऑडियो तो सुनना ही चाहिए बिकॉज उससे हमें बाकी सब कुछ भी कवर हो जाता है। सो आई थिंक ये हमारे एस्पिरेंट्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा सुनील, प्रिपरेशन शुरू करते समय आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी और प्लानिंग क्या थी? मैम जब शुरुआत की थी तब जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा ये सोच के शुरू नहीं की थी। एक प्राइवेट कॉलेज चाहिए ये सोच के शुरू की थी। तो एक मन में बस एक रोड मैप बनाया था 5 महीने का कि 2 से 3 महीने, 3 महीने में तो चरक सुश्रुत कवर करना है। उसके बाद जो लघुत्रयी है, बाकी जो सब्जेक्ट बच रहे हैं, रस शास्त्र, द्रव्य गुण, रिसर्च, उनके लिए 1 महीना दूंगा और 1 महीने में रिविजन करूंगा। ऐसे एक बेसिक रोड मैप बस मन में रखा था। और जब शुरुआत की थी तब ऑलरेडी अपने क्लास ज्वाइन मैंने फरवरी 2025 में किया था। उसके बाद क्लास के ऑलरेडी मेजर टेस्ट थे वो चालू थे। तो टेस्ट का सिलेबस तब भी मतलब ज़्यादा ही रहता था। तो मुझे लगा कि मतलब क्लास के साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाएगी। इसलिए फिर मैंने सोचा कि ऐसा मेरा मेरा ही पढ़ लेता हूँ, एक चरक पढ़ूंगा उसके बाद सुश्रुत पढ़ता हूँ। तो मैंने चरक चिकित्सा से स्टार्ट किया, क्योंकि मतलब उधर से ज़्यादा 12 से 13 क्वेश्चन मुझे दिखे। तो उधर से मैंने स्टार्ट किया। तो चरक चिकित्सा ऐसा पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसा मतलब कंटिन्यूसली बस चरक चिकित्सा लेके बैठ गया था मैं। तो पूरा फरवरी मंथ मेरा चरक चिकित्सा में ही चला गया। और उसमें भी बस 19 ही चैप्टर कवर हो पाए थे। और उसके बाद मैंने जब टेस्ट दिया तो ऑब्वियसली मेरा स्कोर 36 से आया था बस। फिर मुझे मतलब रियलाइज हो गया कि बस एक स्थान या एक संहिता करके नहीं होगा, मुझे पूरा सिलेबस मेरे एक साथ लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो मेजर टेस्ट थी उसका सिलेबस आया हुआ था। तो मैंने फिर जो मेजर टेस्ट का सिलेबस था उसमें से मैं चूज किया फिर कि मुझे इस टेस्ट में कौन सा पार्ट कवर करना है। सपोज कि मतलब चरक का भी सिलेबस उसमें था, सुश्रुत का भी था। तो मैंने चरक के कुछ स्थान उसमें से चूज किए कि मुझे इस टेस्ट में ये वाला स्थान कवर करना है बस। और सुश्रुत के भी कुछ चूज किए कि मुझे ये सुश्रुत के स्थान इसमें कवर करने हैं। फिर वो दोनों को पैरेलली फिर मैं बस वो वाली टेस्ट में वो कवर किया। फिर जो बच रहा है वो अगले टेस्ट के लिए रखा था। ऐसा मैंने वो जो मेजर टेस्ट का सिलेबस होता है उसमें से भी खुद का एक छोटा सिलेबस चूज किया। और वही बस उतना टारगेट रखा था। और मेरा पढ़ने का तरीका ऐसा था कि मतलब अगर कोई मैं अध्याय पढ़ रहा हूँ तो उसके पहले मैं पूरे ऑडियो सुनता था। उसके बाद उसको खुद पढ़ता था और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करता था। इस तरह से मेरे एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 ऑडियो हो पाते थे बस। तो 10 से 12 दिन में जो अपना टेस्ट रहता था, मेजर टेस्ट, उसके लिए जो सिलेबस मैंने चूज किया रहता था, मैं उसमें जो मैंने स्थान चूज किया है उसके अध्याय के मैं पूरे ऑडियो गिनता था कि टोटल वो जो स्थान है उसमें टोटल ऑडियो कितने हैं। और मैं एक दिन में 10 से 12 ऑडियो कर पा रहा हूँ, तो 10 दिन में कितने कर पाऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वो मेरा टाइम टेबल बनाता था और वो उसको डिवाइड करता था। ऐसा मैंने चरक सुश्रुत को पहले पैरेलली लेके टेस्ट के साथ साथ ही 3 महीने में चरक सुश्रुत का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर किया था। दैट्स सो इम्प्रेसिव एंड दैट्स अ रियली कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग कि आपने आप रोज कितना कर सकते हैं, ऑडियो कितना सुन पा रहे हैं, एंड आपको कितना कवर करना है, उसके अकॉर्डिंग उसमें टोटल कितने ऑडियोज हैं, and आप उसे कैसे डिवाइड करना है। ये प्लानिंग बहुत जरूरी है ताकि हम लोग प्रॉपर्ली समझ सके कि हाँ हम मेजर टेस्ट तक पूरा कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसे रियली ग्रेट स्ट्रैटेजी है मुझसे। अच्छा सुनील, फेब से जून 2025 के दौरान आपका डेली स्टडी रूटीन क्या रहता था? तो मैंने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड किया था। सुबह 9 से 1, फिर 2 से 8, फिर रात के 9 से 12। तो सुबह मैं 8 बजे उठता था, 9 बजे तक तैयार हो जाता था। तो सुबह का जो स्लॉट था उसमें मैं संहिता ही पढ़ना प्रिफर करता था। उसमें भी चरक संहिता सुबह के स्लॉट में मैं पढ़ता था। फिर दोपहर में मैं सुश्रुत संहिता पढ़ता था। ऐसा चरक और सुश्रुत को मैं साथ में लेके चलता था। और फिर रात को 9 से 11 के बीच में मैं यमाराय नोट्स, पारिक का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो, रसशास्त्र, द्रव्य गुण, इनको टाइम देता था। और ऐसा था कि मतलब चरक का अगर कोई मैंने स्थान शुरू किया है तो जब तक उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर नहीं हो जाता तब तक उसको ही कंटिन्यू रखता था। और जो सुश्रुत का चालू किया है उसको भी सेम लेके चलता था। ऐसा ज्यादा सब्जेक्ट का ज्यादा बार बार शफल नहीं करता था, जो चालू किया है वही रखता था। ओके, मतलब आपने प्रॉपरली डिवाइड किया हुआ था आपको कब कैसे क्या 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 कैसे पढ़ना हुआ है। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा सुनील, अगर किसी को 5 मंथ्स में प्रिपरेशन करनी हो तो उसे टाइम को कैसे डिवाइड करना चाहिए अपने? जी मैम, मैं खुद का ही बताना चाहूंगा कि मैंने 5 महीने में कैसे किया।
तो सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन सर भी डालते हैं, वो मैंने देखा। उसमें मुझे मतलब आईएमपी टॉपिक पहले मैंने सिलेक्ट किए, जैसे कि चरक चिकित्सा, फिर चरक का सूत्र स्थान, चरक का सिद्धि स्थान, चरक का विमान स्थान, ये चार स्थान चरक के मैंने पहले करना प्रीफर किया। उसके बाद फिर सुश्रुत संहिता में भी सुश्रुत संहिता में फिर उत्तर तंत्र के पहले 27 चैप्टर और लास्ट के 4 चैप्टर, सुश्रुत सूत्र स्थान के पहले 25 चैप्टर, सुश्रुत निदान स्थान पूरा, सुश्रुत शादी स्थान पूरा, सुश्रुत कल्प स्थान के पहले 2-3 चैप्टर, और सुश्रुत का जो चिकित्सा स्थान है उसके लास्ट के 10 चैप्टर। ये इधर से मैंने देखा कि इधर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले मैंने वही चरक और सुश्रुत का ये जो मेजर पार्ट है ये पहले कवर किया। ये ये दोनों को मैंने पैरेलली लेके चला था। ये कवर करने में मुझे 3 महीने लगे थे, क्योंकि मैं ऑडियो भी सुनता था और थोड़ा खुद भी पढ़ता था और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करता था। इसके लिए मुझे 3 महीने तो चरक और सुश्रुत में ही लग गए थे। उसके बाद फिर मैंने अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान है वो नोट से ही किया था। उसके बाद अष्टांग हृदय का उत्तर तंत्र और सुश्रुत का उत्तर तंत्र दोनों कंपेरेटिवली मैंने पढ़ा था। वो भी अष्टांग हृदय का उत्तर तंत्र वो भी मैंने नोट से ही पढ़ा था। उसके बाद काश्यप संहिता वो भी नोट से ही पढ़ी थी। फिर जो सब्जेक्ट है रस शास्त्र, उसके पहले 6 जो पारद तक के सीरीज है वो मैंने पहले पढ़ लिए थे, और जो बाकी के हैं, वो बाद में पढ़े थे, जब पूरा मतलब जो आईएमपी वो पढ़ के वो होने के बाद पढ़े थे, लेकिन पहले जो 6 है वो अच्छे से पढ़ लिए थे। द्रव्य गुण का मैं रोज आधा घंटा तो भी पढ़ता ही था। रस शास्त्र को भी मतलब जो पढ़ा है उसको रिवीजन मतलब ऐसा बीच बीच में देता ही रहता था। रस शास्त्र और द्रव्य गुण को बार बार रिवीजन देते रहता था। उसके बाद आयुष जी के का जो अपना सीरीज है उधर वो उसके 10 सीरीज पहले अच्छे से कर लिए थे। फिर रिसर्च है, रिसर्च के जो सर के 3 सीरीज है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो पहले किए थे। ऐसा करके फिर पहले चरक सुश्रुत कवर किया। उसके बाद जो माइनर संहिता है उसमें वो माइनर संहिता के लिए इतना टाइम नहीं था कि मैं मतलब हर एक संहिता पढ़ पाऊँ, तो वो मैंने पारीख से ही किया था। हरित संहिता, भेल संहिता, योग रत्नाकर, भाव प्रकाश, शारंगधर, जो भी संहिता है वो मैंने पारीख से ही कवर की थी। और फिर जो पदार्थ विज्ञान, संस्कृत, या फिर जो सब्जेक्ट बचते हैं एफएमटी, गायनेक, पेडियाट्रिक, एनाटॉमी, वो सब भी मैंने पारीख से ही कवर किए थे। 3 महीने में फिर मैंने चरक सुश्रुत किया, फिर 1 महीने में जो बच रहा है वो छोटे छोटे सब्जेक्ट किए, फिर एक 40 to 45 डेज में उनको रिवीजन का एक प्लान बनाया था। इस तरह से 5 महीने में मैंने आईएमपी और बेसिक सबका टच किया था। दैट इज अ रियली ग्रेट स्ट्रैटेजी कि आपने पहले से डिसाइड किया था कि कहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वहां से कवर किया, एंड आपने हमें बहुत अच्छे से बताया कि आपने कौन से सब्जेक्ट में कितना पार्ट किया और कहाँ से क्या किया। तो दैट इज रियली गोना हेल्प आवर एस्पिरेंट्स। अच्छा हाँ, सुनिए, और एक बात मैं मैम बताना भूल गया कि एमआरएन नोट्स ने भी बहुत हेल्प की मुझे। एमआरएन नोट्स से भी बहुत सारे सब्जेक्ट को एक साथ टच रहता था, तो एमआरएन नोट्स भी मैं डेली करता ही था। जी, एमआरआई नोट्स भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें एक्चुअली रोज करने भी चाहिए। अच्छा सुनील, प्रिपरेशन के दौरान इंटर्नशिप और जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ स्टडी मैनेज करना काफी चैलेंजिंग हो जाता है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? मैम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मैंने मतलब इंटर्नशिप खत्म होने के बाद ही पढ़ाई चालू की थी, और पढ़ाई के टाइम पे मैं कोई जॉब या इंटर्नशिप नहीं करता था। मैं फुल टाइम जो है वो मैंने पूरा स्टडी को ही दिया था, क्योंकि इंटर्नशिप या जॉब करके आप ड्यूटी करके आते हैं फिर पूरा थक जाते हैं, तो इतना इफेक्टिवली स्टडी नहीं कर पाते। इसलिए मैंने जब स्टडी का प्लान किया तब पूरा बंद कर दिया था, बस पढ़ने के लिए टाइम रखा था। और एक होता है डिस्टरबेंस कि अगर कोई घर पे पढ़ता है तो घर के काम आ जाते हैं, तो उससे भी डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए मैंने फिर रूम रेंट पे लिया था नासिक में, और उधर ही बस पढ़ता था। लाइब्रेरी वगैरह नहीं लगाया था, बस रूम पे पढ़ता था दिन भर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम लोग अपने एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो हमें साथ में जॉब या और कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए। एंड आपने बहुत अच्छा कहा कि अगर घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो हम लोग कहीं बाहर रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं अपनी, ताकि हमारा फुल फोकस पढ़ाई पे रह सके। अच्छा जी। सुनिए, काफी स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है कि मॉक टेस्ट का सिलेबस काफी ज्यादा रहता है तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, या तो संहिता छूट जाएगी, या तो कुछ नोट्स छूट जाएंगे, या तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो सब कुछ कैसे कवर कर सकते हैं हम लोग? टेस्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मतलब जो मेजर टेस्ट है वैसे उसमें तो मैंने पहले ही बताया कि उसमें से अपना एक सिलेबस चूज करना है। जो आईएमपी सिलेबस है वो पहले कवर करने की कोशिश करनी है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं खुद का एक सिलेबस चूज करता था और उसको फॉलो करता था मेजर टेस्ट के लिए। और मॉक तो सबसे पहले हमें चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, काश्यप, शारंगधर, ये सब्जेक्ट पहले कवर करने चाहिए मॉक टेस्ट के लिए। उसके बाद अगर टाइम बच रहा है तो हमें फिर बाकी सब्जेक्ट
पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इसी को कवर करना चाहिए। और मॉक टेस्ट जरूर देने चाहिए। मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, औरों के मुकाबले हमारा जो पढ़ रहे हैं वो grasp हो रहा है कि नहीं, वो इफेक्टिव स्टडी हो पा रही है कि नहीं, वो हमें पता चलता है मॉक टेस्ट से। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें टेस्ट जो है वो देने ही चाहिए। उससे हमें पता चलता है कि हमारी पढ़ाई कितनी हुई है एंड हमें और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। एंड आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें कौन सा पार्ट पहले फोकस करना चाहिए, बिकॉज सिलेबस काफी ज्यादा है। अगर आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो हमें जिन पे फोकस करना चाहिए पहले, आपने वो भी बहुत अच्छे से हमें बताया है। अच्छा सुनील, प्रिपरेशन में रिविजन स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी ताकि पढ़ी हुई चीजें हमें लंबे समय तक याद रह सके? जी मैम, रिवीजन का मैं बता दो फेज में बताना चाहूंगा। एक तो फाइनल रिवीजन जो एग्जाम से पहले मैंने की थी 40 to 45 डेज में, और एक मेजर टेस्ट के लिए जो करता था वो। तो जब पढ़ाई शुरू की थी तब 12 से 15 दिन में टेस्ट रहता था। तो पहले तो मतलब पहली बार पढ़ रहा था, तो पहले तो इतना रिवीजन नहीं किया था, तो 10 से 15 दिन बस नया ही पढ़ता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया, वैसे वैसे मुझे लगने लगा कि पहला जो पढ़ा है वो भूल रहा हूँ। तो 12 दिन का टाइम मिलता था टेस्ट के लिए, तो उसमें 10 दिन में फिर नया पढ़ता था और 2 दिन रिवीजन के लिए रखता था। वो 2 दिन में भी मैं फिर चरक चिकित्सा, चरक सूत्रस्थान के जो आईएमपी चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर स्नेह अध्याय, 25, 26, 27 जो चैप्टर है, उनको बार बार रिवीजन के लिए रखता था। और सुश्रुत उत्तर तंत्र का जो चिकित्सा वाला पार्ट है वो मैं बार बार रिवीजन के लिए रखता था। और जैसे जैसे फिर टाइम आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे फिर मैं जो नया पढ़ने के दिन है जो 10 थे पहले, उसको कम करते गया, 8, फिर 7, और जो रिवीजन के डेज है वो बढ़ाते गया था। फिर वो 2 से 3, 4, 5 ऐसे करते गया था। और जो फाइनल रिवीजन है मेरी, वो मैंने एक 40 to 45 डेज का पहले ही टाइम टेबल बना लिया था कि मुझे 40 to 45 डेज में क्या करना है। जिसमें भी ऐसा था कि लास्ट के 10 दिन मुझे संहिता नहीं पढ़नी है, लास्ट के 10 दिन मुझे बस एमआरआई और पारिक का जो तुलनात्मक अध्ययन है वही पढ़ना है। जो और पहले 30 दिन में भी मुझे संहिता को, जो जो संहिता है उनको सबको रिवीजन कंप्लीट करनी है। उस हिसाब से मैंने एक टाइम टेबल बनाया था, जो अभी भी मेरे पास है। अगर किसी को चाहिए तो वो मैं शेयर भी कर सकता हूँ। जी, दैट्स अ रियली गुड स्ट्रैटेजी कि आपने स्टार्टिंग से हर एक टेस्ट के लिए भी रिवीजन के लिए टाइम रखा था एंड इवन लास्ट में भी 40 to 45 डेज टोटल रिवीजन के लिए पूरा प्रॉपरली टाइम रखा था, ताकि हमें सब चीजें प्रॉपरली याद हो सके। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट जब व्हेन कम्स टू एग्जाम लाइक एआईपीजी। मेरे पास मतलब टाइम कम था, तो मैं बार बार रिवीजन तो नहीं कर पाया था। लेकिन चरक चिकित्सा को मैंने मतलब जितना हो सके उतनी बार बार रिवीजन दी थी, क्योंकि वो एकदम वोलेटाइल था, कितना भी पढ़ के मैं भूल ही जाता था उसको। और एक चीज मैं रिवीजन के बारे में बताना चाहूंगा कि रिवाइज करते टाइम भी मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं जैसे कि ये चैप्टर पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। तो ये मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ये नॉर्मल है कि रिवीजन के टाइम भी आपको ऐसे लग सकता है कि ये चैप्टर जैसे कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हो। तो फिर भी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और जितना टाइम लग रहा है उतना देना है। ऐसा नहीं कि मतलब फटाफट फटाफट कवर कर दिया, बस क्वांटिटी पे फोकस किया, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिवीजन करते वक्त हमें लग सकता है कि हम ये पूरा पहली बार पढ़ रहे हैं, इवन तो हमने पहले पढ़ रखा है, तो भी हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, प्रॉपरली इस पे टाइम देते हुए अपना रिवीजन पूरा करना चाहिए। जी जी। अच्छा सुनील, आपने मॉडर्न का सिलेबस कवर करने के लिए कुछ अलग से पढ़ाई की थी क्या? अ, नहीं मैम, अलग से तो कुछ नहीं पढ़ा था। जो सर के जो ऑडियो सुनता था उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते थे, उनमें ही बहुत सारा मॉडर्न कवर हो जाता था। जैसे कि चरक चिकित्सा में जो पांडु अध्याय है, हिक्का श्वास जो अध्याय है, उधर भी सर ने बहुत सारा मॉडर्न बताया है। और भी जगह सर ने मॉडर्न बताते ही रहते थे एक्स्ट्रा पॉइंट्स में, तो एक्स्ट्रा पॉइंट से जितना कवर हो सकता था उतना कवर किया था। और फिर हमारे नोट से जितना हो पाई उतना किया था। और जो एनाटॉमी और बाकी सब्जेक्ट है, पेडियाट्रिक, गायनेक, उनके लिए फिर पारिक से मैंने मॉडर्न का कवर किया था। बाकी ऐसे अलग से कुछ नहीं पढ़ा था। जो अपने क्लास का मटेरियल है उसमें से ही पढ़ा था। और मैं पहले से थोड़ा जॉब करता था, इसलिए मॉडर्न का नॉलेज पहले से था मुझे, तो उसका मुझे थोड़ा फायदा होता था। जी, मतलब मॉडर्न के लिए आपने और कुछ पढ़ाई था, सिर्फ आपने ऑडियोज और जब का खुद का एक्सपीरियंस है एंड जो सर का मटेरियल है, आपने पूरा का पूरा आईवर के मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और उसका का पूरा कवर भी हो गया था काफी अच्छे तरीके से। जान के बहुत अच्छा लगा ये जी। जी मैम। अच्छा सुनील, मॉक टेस्ट में अगर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, कई बार होता है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर हमें हर एक मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो इस समय क्या करना चाहिए कि हमारे मार्क्स बढ़े? मॉक टेस्ट में तो मतलब जैसे कि सबको पता ही होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो क्वेश्चन अपने रॉन्ग हो रहे हैं वो देखने हैं कि कौन से टॉपिक से अपने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं।
वो अगर ऐसे टॉपिक से रॉन्ग हो रहे हैं जो हमने पढ़ा है उससे अगर रॉन्ग हो रहे हैं तो फिर उसको रिवीजन की जरूरत है। और अगर ऐसे टॉपिक से रॉन्ग हो रहे क्वेश्चन की जो हमने अब तक पढ़े नहीं है, तो हमें फिर अपना जो स्टडी का टाइम है वो बढ़ाने की जरूरत है कि ताकि वो जो टॉपिक जो कवर नहीं हुए वो भी कवर हो पाए। और मॉक टेस्ट के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि मैंने जब पहली टेस्ट दी थी तब मुझे बस 36 ही मार्क्स आए थे। लेकिन जैसे जैसे मैंने चरक सुश्रुत को कवर किया वैसे वैसे मेरे 36 से फिर 120, फिर 180, और जब चरक सुश्रुत का मेजर पार्ट कवर हो गया था तब जाके 200 से 220 मार्क्स आए थे। ऐसे हर मेजर टेस्ट को बस 20 30 ही मार्क्स बढ़े थे। और फिर उसके बाद चरक सुश्रुत के बाद जैसे मैंने फिर काश्यप संहिता, अष्टांग हृदय, रिसर्च, आयुष जी के रस शास्त्र, द्रव्य गुण, या फिर अदर जो माइनर संहिता है जो कि मैंने पारीख से कवर की थी, वो जैसे जैसे मैं एड ऑन करता गया वैसे वैसे फिर मेरे मार्क्स बढ़ते गए। फिर 260, फिर 300 तक गए थे। जब हमारी मॉक टेस्ट शुरू हुई थी तब पहले टेस्ट को मुझे अराउंड 300 मार्क्स आए थे। और बस वही मार्क्स फिर मैंने कंसिस्टेंट रखे थे, अराउंड 300 ही मेरे को हर मॉक टेस्ट को मार्क्स रहे थे। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा 400, 380 ऐसे कभी मार्क्स नहीं आए थे मेरे भी। मुझे मतलब सेकंड लास्ट मॉक टेस्ट तक 317 मार्क्स आए थे। और जब फाइनल एपीजी का एग्जाम हुआ उसमें भी मुझे 317 ही मार्क्स आए। तो ये भी बताना चाहूंगा मैं कि मॉक टेस्ट में अपने को जितने मार्क्स आते हैं उतने ही फाइनल को उसके आसपास ही मार्क्स आते हैं। तो मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। और मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो भी मॉक टेस्ट देना चाहिए, उससे हमें समझता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, और एग्जाम में जो प्रेशर है वो कैसे हैंडल करना है, वो हमें मॉक टेस्ट से ही समझता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मॉक टेस्ट में मार्क्स आए चाहे ना आए, मॉक टेस्ट में देना ही है, बिकॉज वो हमें रियल डे डी डे के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। एंड अगर हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो हमें क्यों नहीं बढ़ रहे, अगर हम वो रीजन को एक्सप्लोर करें तब उसके ऊपर डेफिनेटली वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा सुनील, आयुर्वेद ज्वाइन करने के बाद आपकी प्रिपरेशन में सबसे बड़ा चेंज क्या आया था? जैसे कि मैम मैंने शुरुआत में भी बताया कि मैंने क्लास तो फरवरी 2025 में ज्वाइन कर लिए। लेकिन पहले मुझे लगता था कि क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसलिए फिर मैंने अपना अपना ही पढ़ना चालू कर दिया था। तो उसमें मेरा पूरा एक महीना चला गया, चरक चिकित्सा में ही एक पूरा महीना चला गया। उसके बाद फिर मैंने जब क्लास के साथ साथ जो टेस्ट होते हैं उनके हिसाब से जब पढ़ना चालू किया तब मुझे एक डायरेक्शन मिल गई। मुझे मतलब समझता था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो ग्रास्प हो रहा है कि नहीं, वो यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। तो एक मुझे क्लास के साथ पढ़ाई करने से एक डायरेक्शन मिल गई। और बाकी स्टूडेंट के साथ भी मेरा कंपैरिजन में कर पाता था कि बाकी स्टूडेंट कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। इसी वजह से मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा का नहीं मिलेगा या नहीं वो भी मेरे को मतलब गारंटी नहीं थी। लेकिन एग्जाम के एक महीने तक मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मुझे 300 के अराउंड तो मेरा स्कोर जरूर आ जाएगा। एंड दैट्स द रियल डिफरेंस व्हिच आयुर्वेद मेक्स इन एस्पिरेंट्स लाइफ, कि जब आपको ये भी श्योर नहीं था कि आपको एक प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा या नहीं मिलेगा, एंड विद इन जस्ट 4 मंथ्स आपको ये क्लैरिटी आ गई कि नहीं भाई, 300 मार्क्स तो आने ही वाले। आई थिंक दैट्स द जी। पावर ऑफ आयुर्वेद। अच्छा, सुनील, अब जब आप अय्या में है तो आपका अय्या में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट कैसा लाइफ चल रहा है, वहां पे आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा आप वहाँ के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? जी मैम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे पहले से बाल रोग ही लेना था। और और अब वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में मिला है तो मैं मतलब प्रीमियर इंस्टीट्यूट में लेके बहुत खुश हूँ। और मैं आइया के बारे में अगर बताऊँ तो इधर की डेली जो ओपीडी है वही मतलब टोटल जो ओपीडी है वो 3,000 प्लस की ओपीडी रहती है। और उसमें भी पेरेटिक की अगर बात करूँ तो एवरेज एक 150 प्लस ही ओपीडी डेली की पेरेटिक की रहती है। और पेरेटिक डिपार्टमेंट इधर का बहुत अच्छा है। इधर एनआईसीयू है, आईपीडी है, बाल पंचकर्मा है, सब फैसिलिटी अवेलेबल है। लैब्स भी सारी अवेलेबल है। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ही आयुर इन्फॉर्मेटिक्स करके लैब है जिसमें इन सिलिको स्टडी भी होती है। और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो इसका एक जिंदगी भर अपने साथ एक टैग रहेगा कि आईएएस से किया है। तो खुश हूँ मैम मैं बहुत। जी, जान के बहुत अच्छा लगा कि आपका कॉलेज में लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ पे आपको इतना अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, एंड जो टैग है वो तो लाइफ लॉन्ग आपका तो रहने ही वाला है अय्या का। अच्छा, जी आखिर मैम। में जो स्टूडेंट्स अभी एआई पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहेंगे? जी मैम, सबसे पहले मेरी तो ये टिप्स रहेगी कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि जो फिजिबल हो, जो अचीव कर पाए। ऐसा नहीं कि कुछ भी टाइम टेबल बना दिया, एक मतलब एक कैलकुलेट करके टाइम टेबल बनाना है कि जो अचीव हो पाए। और अचीव होने के बाद खुद को उसके लिए रिवॉर्ड भी करना है। और टाइम टेबल मतलब
अभी तो जो मेजर टेस्ट चालू है तो मेजर टेस्ट के लिए 10 से 15 दिन का बनाना है, लेकिन जब रिवीजन का हो तो रिवीजन का भी टाइम टेबल आपको पहले से ही बना के रखना है। और जैसे कि मैंने बताया कि ऑडियो तो सुनने ही सुनने हैं, ऑडियो मस्ट है। ऑडियो के बिना तो मतलब नहीं हो सकती है एपीटी क्रैक, इतना बोल पाऊंगा मैं तो। जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, मतलब पढ़ते हैं लेकिन उनको स्ट्रेस आता है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उनके लिए एक भगवत गीता का श्लोक बताना चाहूंगा कि कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब हमें बस अपना कर्म करना चाहिए, उसके फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा कर्म है कि बस पढ़ना चाहिए, उसका क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वो हमारे हाथ में भी नहीं है, हमारे हाथ में बस पढ़ाई करना है, तो वही अच्छे से 100% एफर्ट देके करनी चाहिए। कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, कि हमें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, हमें रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो सब बात की बात है, तो स्ट्रेस बिल्कुल ना लेते हुए पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑडियो बिना सुने तो शायद अच्छा रिजल्ट नहीं लाना बहुत मुश्किल है, तो हमें ऑडियो से प्रॉपरली सुनने ही चाहिए रोज के रोज। एंड आई वुड से थैंक यू सो मच सुनील कि आप हमारे साथ आज जुड़े, अपनी पूरी जर्नी को शेयर किया, इतनी इंस्पायरिंग जर्नी को शेयर किया, लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग की आपने एक प्राइवेट कॉलेज एम किया था कि सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है, वहां से लेके आपने आईएम में पीडैक की सीट हासिल की। इट इज अ रियली इंस्पायरिंग स्टोरी। आपने पूरा अपना प्रिपरेशन की पूरी स्ट्रैटेजी शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much, ma'am, and thank you so much to Dr. Rajat Patil sir and Ayurved team for arranging this beautiful interview. थैंक यू।